नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बहस चुनाव सुधार पर। हालांकि ये विषय पुराना है, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव के बाद इससे जुड़े कई नए सवाल उठे हैं। चुनाव किसी प्रातिनिधिक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सर्वप्रमुख पहलू है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में शासन निर्वाचित प्रतिनिधि चलाते हैं। उन्हें वैधता इसी बात से प्राप्त होती है कि सर्वाधिक मतदाताओं ने उन्हें चुना है। जो लोग निर्वाचित प्रतिनिधि के विचारधारा या राजनीति से सहमत नहीं होते हैं, वो ये सोचकर ही उनके शासन को स्वीकार करते हैं कि विजयी प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा मतदाताओं का समर्थन हासिल है, यानी संख्या बल विजेता के साथ है। आधुनिक लोकतंत्र अनिवार्य रूप से हम कह सकते हैं कि संख्या बल पर ही आधारित है। लेकिन अगर ये शक या धारणा बनने लगे कि निर्वाचित व्यक्ति वास्तव में बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है या फिर उसने अनुचित या अवैध तरीके से अपने पक्ष में बहुमत जुटाया है, तो अल्पमत पक्ष के लिए सहजता से अपनी हार स्वीकार करना कठिन हो जाता है। तब विजयी पक्ष की वैधता को चुनौती दी जाने लगती है। इन परिस्थितियों में किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का औचित्य ही संदिग्ध हो सकता है और इसीलिए चुनाव को स्वच्छ, स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना लोकतंत्र की व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारभूत अनिवार्यता मानी जाती है। बल्कि ऐसा सभी लोग कहते हैं और माना जाता है कि ये एक आधारभूत व्यवस्था है, यानी इस मामले में वही सिद्धांत लागू होता है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। चुनौती चुनाव प्रणाली को इस रूप में रखने की है जो सबको अपने अनुकूल महसूस हो, जो भरोसा जगा सके कि हर व्यक्ति जो निर्धारित शर्तें पूरी करता है वो चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने का उसे समान धरातल मिलेगा। मतदाता स्वतंत्रता से वोट डाल सकेंगे और मतदाताओं की राय के अनुरूप ही परिणाम आएगा। अब जब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं तो ये चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो तमाम संशयों को दूर करे, जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी इस प्रक्रिया में भरोसा जगाए और सुधारों की निरंतर प्रक्रिया में आने वाली मांगों को अनसुना न जाने दे। तो आज सरोकार में बहस इन्हीं मुद्दों पर। आज इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं एनसीपी के राज्यसभा सांसद डीपी त्रिपाठी, हमारे साथ हैं केसी त्यागी, आप जेडीयू के नेता हैं, आप भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लीगल एडिटर मनीष छिब्बर। और इसके अलावा यहाँ पर नौजवानों युवाओं का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। लेकिन अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव सुधारों की चर्चा पुरानी है, लेकिन अब इसमें कुछ नई चिंताएं जुड़ी हैं और उनमें सबसे अहम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर उठा शक। संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए। ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। हार की हताशा में, बौखलाहट में, खिसियाहट में इस प्रकार के बयान बहन मायावती जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। बात उठी तो संसद तक भी पहुंची। उत्तर प्रदेश की जनता आज ठगा महसूस कर रही है। जिसने वोट डाला है उसको लग रहा है कि हमारा वोट कहां गया, डाला कहां था और गया कहां है। जब ईवीएम आपको जिताता है तो ईवीएम ठीक है, जब ईवीएम आपको हराता है तो ईवीएम खराब है। न ईवीएम आपको जिताता है न ईवीएम आपको हराता है। प्रदेश की जनता जिताती है और प्रदेश की जनता हराती है, यह समझना पड़ेगा। वैसे मुद्दे और भी हैं। कम वोट पाकर पार्टियों को मिलती ज्यादा सीटों की समस्या है, तो चुनाव पर धन के बढ़ते असर से उपजती चिंताएं भी हैं। मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। लेकिन ये जो मीडिया है हमने पूरी तरह किनके हाथ सौंप दिया, कहां पहुंच दिया, किनके लोगों के हाथ चला गया। एक पूंजीपति है इस देश का। If democracy is the rule of the majority, this has to be corrected, sir. And if this has to be corrected, we'll have to move towards a partial proportional system. असल मुद्दा है कि चुनाव को कैसे अधिक स्वच्छ और निष्पक्ष बनाया जाए, कैसे जनमत के हिसाब से सही नुमाइंदगी तय हो। इन प्रश्नों पर बहस फिर तेज हुई है।
लेकिन क्या इससे चुनावी प्रणाली की खामियों को दूर करने का रास्ता साफ होगा? क्या इस बारे में राजनीतिक आम सहमति की गुंजाइश है? और अपनी चर्चा की शुरुआत त्रिपाठी जी मैं आपसे करना चाहती हूं। जब आपने राज्यसभा में भाषण दिया, उसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता को उद्धृत किया और उसमें आपने कहा कि अब लाठियों में तेल मल मल कर आ रहा चुनाव, दौलत के संग उछल उछल के आ रहा चुनाव। ये 1974 में कही गई थी। क्या वो स्थितियां अभी बदली नहीं हैं या और ज़्यादा बदतर हुई हैं? और ज़्यादा बदतर हुई हैं अमृता जी। देखिए, इसीलिए मैंने उस कविता को उद्धृत किया, क्योंकि जब हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं, जब हम जनता का वोट किस तरह पड़ता है, कितना पारदर्शी उसकी गिनती और उसके निर्णय होते हैं, उस पर बात करते हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि भारत में चुनाव होता कैसे। तो वो 8 पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको उस समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन का उभार था। जेपी उसको उद्धृत करते थे, देश के बहुत नेता उद्धृत करते थे। वो पंक्तियां हैं, आपने 2 पंक्तियां पढ़ी। अब लाठियों में तेल मल के आ रहा चुनाव, दौलत के संग उछल उछल के आ रहा चुनाव, हत्याओं की गली से चल के आ रहा चुनाव, बंदूक की नली से चल के आ रहा चुनाव, हत्यारे मिल रहे हैं गले इस चुनाव में, गहरा के जात पात चले इस चुनाव में, पाखंड झूठ पाप पले इस चुनाव में, बेबस गरीब जाते छले इस चुनाव में। तो ये चुनाव की प्रकृति और स्वरूप है भारतवर्ष में, और इसमें हमें सुधार करना है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तमाम जगहों पर इसकी सराहना होती है कि इतने बड़े लोकतंत्र में जो चुनाव कराया जाता है वो बड़ा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। कई बार इस तरह की बातें दावे के रूप में कही जाती हैं, वो सब दावा है? नहीं, वो बिल्कुल सही है। अभी हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब यहाँ हैं। भारत में लोकतंत्र बहुत अर्थों में मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है। आप एक बात, 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जिन क्षेत्रों में भारत में समाज सुधार आंदोलन सफल रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जहाँ जिन क्षेत्रों में विवेकशील चेतना बढ़ी है, वहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जिन क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा बढ़ी है, वो केरल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, गुजरात लीजिए, कर्नाटक लीजिए, वहाँ बूथ कैप्चर का हो ही नहीं सकता। बूथ जो कब्जाने की कोशिश करेगा चुनाव हार जाएगा। जहाँ स्त्री शिक्षित हुई है, वहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जहाँ वामपंथ मजबूत रहा जिन क्षेत्रों में, वहाँ भी लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन त्रिपाठी जी, सस्ते रहे, ये सारी बातें आपकी सही हैं कि लोकतंत्र उन इलाकों में मजबूत रहा है जहां पर जागरूकता बढ़ी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको लेके क्यों इतने संदेह पैदा हो रहे हैं? देखिए, कई क्षेत्रों में जहां मशीनों में गड़बड़ी की बात कही गई, वहां उदाहरण मिले। जैसे राज्यसभा में ही जिसका जिक्र आपने किया, हमारी प्रतिनिधि श्रीमती वंदना चौहान ने भाषण दिया और उसके उदाहरण दिए जी कि जहां वोट मान लीजिए 700 पड़ा है, वहां 900 कैसे गिना गया मशीन में। जब लोगों को पता है कि हम 700 वोट पड़ा तो 900 कहां से आ गया, ये होने पर शंकाएं होती हैं। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, भारत में चुनाव आयुक्त निष्ठावान और ईमानदार रहे। चुनाव आयोग ने पूरी चेष्टा की है कि बहुत ही स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो भारत में। ये हमेशा हुआ, लेकिन तमाम स्तरों पर जो गड़बड़ियां आई हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सरकारें और प्रबंधन उसके लिए दोषी हैं। तो जब इस तरह की शंकाएं उठती हैं तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि जब जनता तय कर लेती है कि इसे हमें हटाना है चुनाव के माध्यम से, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाती। ये भारत के चुनावों की एक सबक है। चाहे 1977 हो, 1971 हो, 1980 हो, 1984 हो, 1989 हो, या अभी आ जाइए किसी चुनाव में, ये सब इसके उदाहरण हैं। लेकिन अगर कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि ये जो अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसमें चुनाव आयोग नहीं बल्कि प्रबंधन की भूमिका को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के कई दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी हुई है ऐसा करके सवाल उठाए हैं।
मैं दर्शकों को भी आपको भी बताना चाहता हूँ कि सपा, बसपा और कांग्रेस के मत 95 लाख ज़्यादा हैं बीजेपी से। 11% मत प्रतिशत इन तीनों दलों का बीजेपी से ज़्यादा है। तीनों दलों ने मिलकर के अगर चुनाव लड़ा होता तो 303 सीटों पर इस गठबंधन की जीत हुई होती। बिहार का उदाहरण और यूपी का उदाहरण कमोबेश एक जैसा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 182 सीटों पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी। हमने, आरएलडी ने, आरजेडी ने और कांग्रेस ने मिलकर के वहाँ गठबंधन बनाया तो 182 की जो लीड थी बीजेपी की, हमने उसको 58 पे ला दिया। अगर इन तीनों दलों ने मिलकर के चुनाव लड़ा होता, असल में ईवीएम में नहीं है टेम्परिंग जो है अपोजिशन यूनिटी में हुई है और हम ये आज नहीं उठा है। 1971 में जब मिसिस गांधी अपने शिखर पर थी लोकप्रियता के पर, तो जनसंघ उस समय थी बीजेपी का जो पुरानी पार्टी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बलराज मधोक, जो दिल्ली से चुनाव हार गए थे शशिभूषण जी के मुकाबले में। सबसे पहले उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय शाही लगती थी यहाँ पर कि वो शाही रूस से मंगाई गई है और पोल रिग्ड हुए। 2010 में आडवाणी जी ने भी ये सवाल उठाया, उस समय हम उनके साथ थे। हम उस समय एनडीए में थे, हमको तब भी अप्रिय लगा है, अब भी अप्रिय लगा है और ये जनता की जो जनशक्ति है, जो जन उभार है, उसका अपमान मानता हूं मैं इसको। त्यागी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा वक्त में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर चुनाव सुधार की जरूरत है। हाँ। उन चुनाव सुधारों में आपको क्या लगता है सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? देखिए, एक तो काले धन का इसमें सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इसमें दुरुपयोग बंद हो। वो तो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है। बिल्कुल, कोई सरकार की तरफ से कोई भी शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि 22 मार्च को हमारे मित्र हैं राज्यसभा में हैं, अरुण जेटली जी ने फाइनेंस बिल 2017 में एक अमेंडमेंट किया है कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसके तहत उस कैप को हटा दिया गया है जो अब तक कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के नेट प्रॉफिट का 7.5% हिस्सा चंदा के रूप में राजनीतिक पार्टियों को देने पर प्रतिबंधित करता था। यानी कि अब कॉरपोरेट घरानों को अपने लाभ या हानि के स्टेटमेंट में यह दिखाने की आज़ादी होगी कि वे किस पार्टी को कितना चंदा दे सकते हैं। ये चुपचाप पास किया गया है और राज्यसभा से पास कराने की त्रिपाठी की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मनी बिल के नाम पे आया है। हम और आप इसका विरोध भी नहीं कर सकते। एक दूसरा, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 70% जो ब्लैक मनी चुनाव में इस्तेमाल हुई है उसके अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं, वो कांग्रेस ने भी की है और बीजेपी ने की। मैं बीजेपी का नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब चुन करके आए थे, एक तो अपने पहले दिन के प्रवेश में उन्होंने संसद के सामने सर झुका के कहा था कि मैं कसम खा के कहता हूं कि 6 महीने के अंदर इसके जितने भी अपराधी हैं उनको बाहर करूंगा। एक भी बाहर नहीं हुआ क्योंकि उनकी पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया था, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी कि चुनाव सुधार की दर्जनों बार उन्होंने कहा है चुनाव सुधार होंगे। एक भी चुनाव सुधार इस तरह का नहीं हुआ कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। अब आपकी ताजी जानकारी के मुताबिक 20 मिनिस्टर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिन्होंने 4 दिन पहले शपथ ली। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव सुधार की जरूरत है, अनिवार्यता है और उसको सरकार अपनी तरफ से पहल करके ले आए। आप लोग क्या कहेंगे, क्या चुनाव सुधार की प्रक्रिया को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अब तो चारों तरफ से ये डिमांड हो रही है, तो चुनाव सुधार की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ये कह तो रहे हैं सब आवश्यकता है चुनाव सुधार की, लेकिन क्या ये चुनाव सुधार के लिए कंसेंसस में बैठ रहे हैं? अल्टीमेटली अगर हमारी सरकार की तरफ से देख लें तो कम से कम पहल तो कर ही दी है ना। सबसे बड़ी बात चुनाव में ब्लैक मनी का काम है और हमारे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी अगर आ गई, मुझे तो लगता है अगर फाइनेंस और एक्सपेंडिचर और इनकम पॉलिटिकल पार्टी जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़रूरी है। अगर जितना आप खर्चे को या इनको रेस्ट्रिक्ट करोगे या नॉन ट्रांसपेरेंट वे में आप खर्चे को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ब्लैक मनी और उसका रोल बढ़ता जाए। देखिए, खर्चा तो इलेक्शन लड़ना है, कोई भी कैंडिडेट या पार्टी। किसकी पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं, कैंडिडेट की या पार्टी की? के फाइनेंसिंग की, उसके जो पैसा वो खर्च करता है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है, उसको ऑडिट ट्रेल के साथ इनकम टैक्स में रिटर्न भरता है, उस ट्रेल को आईबी और सीबीआई की तरफ और इनकम टैक्स की तरफ से जांच हो सकती है। अगर यह चीज आ गई तो फिर आप 10 लाख करते हैं, 20 लाख करते हैं, 1 करोड़ करते हैं, कम से कम आप
आंसरेबल तो हैं। आज तो ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश करना हमारी पहली प्राथमिकता है, उस तरफ हम बढ़ गए हैं। बाकी बात जो है क्रिमिनलिटी की, ये चीजें, ये कोई डिनाई तो कर ही नहीं रहा। और कभी भी सुधार अनएंडिंग नहीं हो सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि अब ये सुधार हो गया, इसके बाद अब आगे कोई स्कोप नहीं है या आगे कोई रास्ता नहीं है। तो प्रोसेस हमने शुरू की है, अप्रिशिएट करना चाहिए उस बात को। बड़ा स्टेप लिया है, चाहे 20,000 से 2,000 कर दिया, और भी चीजों को कॉर्पोरेट लेकिन फंडिंग एक बड़ा स्टेप ये भी लिया है जो कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में त्यागी जी बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम तो इसको स्वागत कर रहे हैं। कारण क्या है, देखिए पॉलिटिकल कॉर्पोरेट लेकिन उनका सवाल ये है कि राजनीतिक दलों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? भरोसे में अगर आपने बिल पेश किया है, बिल पेश किया तो आप डिस्कस करिए ना। भरोसा मतलब हर चीज पहले डिस्कस करेंगे, हर चीज का। अगर हमने पार्लियामेंट में पेश किया, डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी हम डिबेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मनी बिल में तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इश्यूज थे, कई चीजें। राज्यसभा में बहस नहीं हो सकती, नहीं, लोकसभा में बहस तो हो ही सकती है, राज्यसभा में इस पे बहस हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? वो राज्यसभा में बहस नहीं होती है। 14 दिन का टाइम है, 14 दिन का टाइम है जिसमें बहस हो सकती है। आप उसको वोटिंग नहीं करवा सकते राज्यसभा। बात है ना, लोकसभा में तो अधिकार चले हैं। ये सारे जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है चुनाव सुधार को लेकर। एक पॉइंट जो इन्होंने रेस किया था कि 7.5% का जो कैप हटाया, मैं तो कह रहा हूं ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज अगर कॉर्पोरेट हाउसेस अगर पैसा देती हैं तो अगर कैप लगाते थे तो वो कैश में इधर उधर से ब्लैक मनी देते हैं। अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट कर, अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी तो लाएगी। मनीष, क्या आपको भी लगता है कि पारदर्शिता से जो है तमाम निष्पक्षता के सवाल हल हो सकते हैं? मेरे हिसाब से पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बैठे अपने मित्रों की जानकारी के लिए कुछ सामने रखना चाहूँगा कि हर इलेक्शन के बाद एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हर पॉलिटिकल पार्टी को एक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें ये बताना होता है कि इतना पैसा हमारे पास इलेक्शन से पहले था, इतना पैसा हमने खर्च किया, इन लोगों पे किया, और ये हमारा अब बैलेंस है। 2014 की इलेक्शन में जिसमें रिकॉर्ड पैसा खर्च हुआ, सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आप नाम लीजिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी एक दो लेफ्ट को छोड़ दीजिए आप, सब इन्होंने भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उस जो लिमिट था उसको ब्रीच किया। दे डिड नॉट सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स उस टाइम लिमिट में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको चिट्ठियां लिखी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 2 चिट्ठियां लिखी, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरी चिट्ठी लिखी और एक्शन का उसमें तीसरी चिट्ठी में कहा कि आप पे एक्शन लेंगे और हम लिखेंगे कि आप लोगों का जो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स एग्जेम्पशन होता है, उसमें वो टैक्स नहीं लगता है, तो उनको कहा कि हम आपका इनकम टैक्स को लिखेंगे, आपका टैक्स जो एग्जेम्पशन है विड्रॉ किया। उसके बाद जाके इन लोगों ने जमा कराया, वो भी धमकी से। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं अभी हमारे बजट पास हो जाएगा कुछ ही दिनों में, उसमें कहा गया है कि भाई 2000 की हमने 20,000 से 2000 की लिमिट कर दी। मेरा उस विषय में एक बड़ा साफ मानना है कि आप 2000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, चाहे 20,000, उससे कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है। अभी क्या है कि आप लोगों ने नोटबंदी के टाइम देखा होगा कि एक बहुजन समाज पार्टी ने जाके 106 करोड़ के करीब अपने अकाउंट में जमा करा दिया। कोई चुनाव अधिकारी, कोई इनकम टैक्स, कोई आज की डेट में भी, और ये कल को जब बजट पास भी हो जाएगा उसके बाद भी सवाल नहीं कर सकता है कि आपने ये पैसा कहां से लिया। पहले क्या होता था, वो कहते थे तो जो चुनाव सुधार की प्रक्रिया है वो एक केवल ईवीएम या कुछ छोटे मसलों तक न रखी जाए। खत्म करना चाहूंगा कि उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि पहले था कि हमारी बहुजन समाज पार्टी फॉर एग्जांपल, या 70% के करीब इस देश में जो चंदा आता है वो नाम नहीं होता है, वो अननोन सोर्सेज है, और वो उसमें ये कहते हैं कि 20,000 से कम आया है। अब सब कहेंगे 2000 से कम में आया है। पहला तो एक ये सवाल है कि जब संशय पैदा हो रहा है तो उस संशय की उपेक्षा क्या करना, उसका निराकरण करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, और तमाम जो सियासी दल हैं उनको संतुष्ट करना चाहिए कि इसका जवाब ये हो सकता है। तो उसके लिए क्या चुनाव आयोग कोई प्रक्रिया करेगा या कोई रास्ता अपना रहा है क्या? और जो दूसरा है वो ये कि सिर्फ ईवीएम पे केंद्रित न रखा जाए इस चुनाव सुधार की बात को,
ओवरऑल चुनाव सुधार के लिए, जैसे तमाम लोगों ने कॉर्पोरेट फंडिंग का एक मसला उठाया, पारदर्शिता का मसला उठाया, उसी तरह से एक बात बार बार कही जा रही है कि हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को क्यों न ले आएं। क्या इन सब तरीकों को फॉलो करके ज़्यादा पारदर्शी, ज़्यादा निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं? पहले तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि आपने जैसे कहा कि ईवीएम की कंट्रोवर्सी ही नहीं, इलेक्टोरल रिफॉर्म तो बहुत बड़ा इशू है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने राज्यसभा की ये डिबेट 5 घंटे तक पूरे गौर से सुनी और इतनी हेल्दी डिबेट थी, हर मेंबर ने अपनी अपनी बात रखी और बड़े वाइड रेंज उसका सब्जेक्ट था, ये यही होना भी चाहिए था। पर आपके ओपनिंग रिमार्क्स में से एक पे मुझे एतराज़ है। आपने इंप्रेशन ये दिया ऑडियंस को कि जैसे इलेक्शन कमीशन कहीं फेल हो रही है, कि रिफॉर्म नहीं कर पा रही, और आपने तो हम तो सुनिए हम तो कहा कि इलेक्शन कमीशन की सैद्धांतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको संतुष्ट किया। मैं ये बता रहा हूँ कि 20-30 साल से इलेक्शन कमीशन ये इलेक्टोरल रिफॉर्म मांग मांग के थक गई। आपने तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया उल्टा, कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम पे डाल दी कि हम संतुष्ट करें। क्या संतुष्ट करें? संतुष्ट तो नेता लोग करें कि जिनके आप हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म के 39 प्रपोजल हैं, निकाल के देख लीजिए। और जो 5 घंटे की डिबेट में जो बात हुई है उसमें वही रिफॉर्म के आसपास वो घूमे, और 20 और थे जो नहीं डिस्कस हो, वो सब डिस्कस होने चाहिए। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी अपनी अपना एक अहमियत है। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी अहमियत है और उसके ऊपर तमाम राजनीतिक दलों को और देश की जनता को भरोसा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि न्याय सिर्फ करे ही नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो जो न्याय होता हुआ दिखना चाहिए या लोगों को महसूस होना चाहिए कि हाँ न्याय हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, सही बात है। नहीं, आप अगर जनता से ये पूछिए कि क्या इनमें से किसी को इलेक्शन कमीशन पे कोई शुबा है, शायद किसी को हो। बल्कि अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई, किसी ने कहा कि CSDS ने एक स्टडी की थी कि पॉपुलैरिटी के सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन कौन है, इलेक्शन कमीशन उसमें नंबर 1 पे नहीं था। मैंने कहा आप CSDS से स्टडी की क्यों बात करो, 1000 आदमी बैठे हुए। मैंने उनसे पूछा बताइए आप में से इलेक्शन कमीशन को पे किस किस को विश्वास है? सारे हाथ खड़े हुए। फिर मैंने कहा अच्छा आप हाथ नीचे कीजिए, आप में से किसको विश्वास नहीं है? सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ। तो मैंने कहा इस पे स्टडी कराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो सब जनता को मालूम ही है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे तो कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं है, लेकिन जब शिकायत है, जब शक है, जब संदेह है, तो उसकी जांच कौन कराएगा? मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, इस बार EVM की तो कंट्रोवर्सी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने 11 पेज का जवाब दिया और CEC ने टीवी पे कहा कि मैं गारंटी से कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में कोई छेड़छाड़ पॉसिबल ही नहीं है। त्रिपाठी जी ने एक बात कही और वो इनकी MP ने भी राज्यसभा में कहा था कि अगर किसी मशीन में 700 वोट डाले थे और निकले 900, ये इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है? नहीं, इन द सेंस कि मशीन में कोई 50% आधी परसेंट मशीनें जो हैं किसी न किसी किस्म का मेल फंक्शन कर सकती हैं, होती रही हैं। और उसका समाधान होता है। अगर उन्होंने रिजल्ट से पहले बताया होता तो वो रिजल्ट रोक लिया होता, इलेक्शन कमीशन के पास पावर थी। और रिजल्ट के बाद अगर ये पता लगा तो अब ये इलेक्शन पिटीशन का ही हिस्सा बनेगा और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी जानना चाहेगा कि मशीन में क्या खराबी हुई, ताकि इस किस्म की खराबी और मशीन में न होने पाए। नहीं, लेकिन आपने कहा आधे परसेंट 1%, लेकिन 700 लेकिन 700 में अगर 200 एक्स्ट्रा आ गए तो 30% हुआ ना, आधा परसेंट नहीं हुआ। मशीन नहीं, आप समझे नहीं। आधे % मशीनों में गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी किसी न किसी किस्म की हो जाती है। अगर 200 मशीनें यूज हुई उनमें से एक में कोई खराबी की किसी न किसी किस्म की पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम इसीलिए उन मशीनों को हम आधे घंटे के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, अगर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान होती है या बाद में पे पता लगे रिजल्ट के आने तक। अमृता जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सारा डिबेट इस बात पे हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा क्यों खर्च कर रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर खर्च कर रही है, इलेक्शन में कम्युनिकेट कर रही है, वो कर रही है और ट्रांसपेरेंटली कर रही है, तो उसको ब्लैक मनी का हिस्सा या करप्शन का हिस्सा क्यों मानते? नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात। और दूसरी बात है, 2 चीजें की थी, एक तो ब्लैक मनी, मसल पावर और मनी पावर। जब आजकल इलेक्शन प्रोसेस इतनी अच्छी हुई तो मसल पावर वो तो वैसे ही
बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी तो मसल पावर का तो रोल कम हो ही गया। नहीं मानना आपसे चाहिए। तमाम लोग 75%, एक सेकंड, 75% जो पैसा मिला है 2014 के चुनाव में हमारे मित्र की पार्टी को 704 करोड़ रुपए, और उसके सोर्सेज अनआइडेंटिफाइड हैं। तो कौन सी ट्रांसपेरेंसी है इसमें? आप पूंजीपतियों से ले रहे हो। 20,000 को 2,000 किया है। जो सिस्टम है, अगर 20,000 को 2,000 किया है, एनोनिमस डोनेशंस को रिड्यूस किया है ना सर। आप 2000 की बजाय अगर उसको आज आप जीरो देखिए, क्यों नहीं कर सकते? अगर आज देखिए जो 1500 पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से रिटर्न कितनी बढ़ते, कई लोग तो ब्लैक मनी का ही काम कर रही हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को यही मेरा ये कहना है। देखिए अग्रवाल साहब, जो आप लोग बोल रहे हैं उससे तो यही आभास मिल रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, सबको समान भागीदारी नहीं मिल पा रही है। ये तो आप, अगर आप ये कह रहे हो कि ये इलेक्शन, ये जो जिम्मेदारी है वो तो इलेक्शन कमीशन की है। अगर आज अब आप कहने लगे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, नहीं, ये वाली बात हमारी थोड़ी है जिम्मेदारी की, जो हम तो उसी बात के लिए आंसरेबल होंगे ना जो पार्टी कर रही है। इन्होंने एक बहुत अच्छा विषय उठाया, मैं उसका जवाब दे दूं। छिब्बर जी, इसमें मैं एक जोड़ दूं, फिर आप गोपाल जी क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो खर्च करना चाहें उनको करने दीजिए, जितना खर्च करना चाहें। हाँ, लेकिन बस वो सब कुछ ईमानदारी से बता दी, इतनी ईमानदारी बता दें। और एक मिनट कहने दीजिए ना। और चुनाव जितना खर्चीला हो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो चुनाव को सस्ता करना पड़ेगा। एक बात और मैंने कही थी, इस देश में जब अच्छा काम होता है तो कोई उसकी तरफ देखता नहीं। एक छोटा सा राज्य है मिजोरम हमारे देश में, वहाँ चले जाइए, शायद दुनिया में सबसे सस्ता अहिंसक चुनाव और बिना किसी धूम धड़ाके के अगर होता है, जहाँ जनता अपने अधिकारों का कायदे से प्रयोग करती है, मिजोरम है भारत में। लेकिन दुनिया के लिए उदाहरण। त्रिपाठी जी, मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बिना धूम धड़ाके के चुनाव होता है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो चुनाव का कॉन्सेप्ट था, जहां से हमने चुनाव की प्रक्रिया को की शुरुआत की, वहां तो चुनाव को उत्सव के रूप में देखा गया था। उत्सव के रूप में देखना चाहिए। और उत्सव इसलिए माना गया था कि लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। लेकिन क्या हम आज के लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उसी तरह से बढ़ा रहे हैं जब तमाम तरह के प्रचार के प्रतिबंध हैं? तो भागीदारी तो बढ़ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन जिस तरह का उत्सव होता था वो कम हो रहा, भागीदारी तो बढ़ रही है। लेकिन उत्सव में तो लोग उसमें पूरी तरह से शामिल होते थे। केवल वोट देना ही तो भागीदारी नहीं होता है ना। भागीदारी का मतलब ये है कि वो अपने आप को एम्पावर महसूस करें कि हम इस देश के एक एम्पावर्ड नागरिक हैं, हमारे वोट की कीमत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो एम्पावरमेंट उस तरह से हो पाया है जो उत्सव के जरिए या जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में सोचा गया था? कई क्षेत्रों में हो रहा है, कई क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। कई क्षेत्रों में बढ़ा है, ये वो भी बढ़ा है। एम्पावरमेंट की फीलिंग कि लोग ये महसूस करें कि हमारे पास से ये ताकत आई है, उस ताकत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र पे हम निर्णय कर रहे हैं, कौन आएगा, कौन चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा। ये कई क्षेत्रों में हो रहा है, कई क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ इसको सुधारने की जरूरत है। जिसमें मैंने कहा जो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी भूमिका होती है। जब भी आप चुनाव सुधारों की बात करेंगे तो पार्टी सिस्टम में सुधार की बात जरूर करनी हो। हिंदुस्तान में दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र को जो मैनेज करने वाली संस्थाएं हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, वो बहुत अनडेमोक्रेटिक हैं। कितनी पार्टीज में इलेक्शंस होते हैं। हिंदुस्तान का पार्टी सिस्टम, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि नेपाल से भी खराब है, अलोकतांत्रिक है। नेपाल में भी नेपाली कांग्रेस में, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल एमाले में चुनाव होता है अध्यक्ष के लिए, संसदीय पार्टी के नेता के लिए। लोग चुनाव जीते हैं, हारे हैं, पार्टी विभाजित नहीं हुई, एकता के साथ चले। उसके लिए चुनाव आयोग को कहना पड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी। बताइए, अब इनके आदेश पर चुनाव कराते हैं हम अपनी पार्टीज में। ये हालत हम पॉलिटिकल पार्टीज की हो गई है। अगर ये सीमा रेखा तय ना करें तो हम अपनी पार्टियों में चुनाव ही नहीं करेंगे। तो फिर त्यागी जी और त्रिपाठी जी, फिर तो सवाल ये उठता है कि तब चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाना या चुनाव सुधार की बात करना बाहरी तौर पर तो बेकार है। पहले तो अंदर जिस पार्टी के अंदर चुनाव नहीं होते हैं, जो पार्टी अनडेमोक्रेटिक है, वो पार्टी देश में लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। या हम बिल्कुल, बात यह है कि पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। पार्टी से बड़ा हो गया है,
एक आदमी जो देश के आसपास हो गया है, एक आदमी जो सारे फैसले कर रहा पार्टी के अंदर, अगर पार्टियों का संचालन व्यक्ति को केंद्र बिंदु मान करके होता रहा तो वही होगा जो 1975 में हुआ था। आपातकाल लगा था, हम सब लोग जेल में थे, अमर त्रिपाठी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप वर्तमान सरकार को सब चीजों की जिम्मेदारी के लिए कहते हैं या इन गवर्नेंस, तो फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी अपने काम करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी आपने जो कहा उसका जवाब ले लेती हूँ। कुरैशी साहब, क्या पूरी तरह से इंडिपेंडेंस मिली हुई है इंस्टीट्यूशंस को? खास तौर से चुनाव आयोग को क्या लगता है कि और ज्यादा इंडिपेंडेंस की जरूरत है और ज्यादा ताकत की जरूरत है? चुनाव आयोग को बाय एंड लार्ज तो इंडिपेंडेंस मिली हुई है, लेकिन एक दो रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। एक तो वो दुनिया की सबसे पावरफुल कमीशन इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया है, लेकिन हमारा जो अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर का तरीका है सबसे घटिया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी को भी लगा दे। ये एक मिरेकल है कि आज तक सारे 20 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईमानदारी से काम किया, हालांकि हमने तो ओथ भी कभी नहीं ली थी। एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसकी ओथ भी नहीं होती, और लेकिन उसके बावजूद किया। लेकिन आप सिर्फ मिरेकल पे डिपेंड नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की चुनाव आयोग देख लीजिए, हमेशा कोलिजियम अपॉइंट करती है। श्योरली 1.32 बिलियन लोगों में 3 लोग तो होंगे जिसपे अब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन कहा जी अच्छा आदमी है, इसको अपॉइंट कर देते हैं। अगर जैसे मैं जब सीईसी भी था, मुझसे पहले गोपाल स्वामी, तो हम सब कह के थक गए कि ये सिस्टम गलत है। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस होता कि अगर मेरे अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन के भी दस्तखत होते, ज्यादा जोर से मैं तो ये अपोजिशन के लीडर्स इस बात की डिमांड क्यों नहीं करते? करिए डिमांड। ऐसा पहले तो एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, हम लोगों ने डिमांड की तो फिर 3 की नियुक्ति होने लगी। और हाँ, वो दूसरी मैं इसमें बताओ कि जैसे सीआईसी है, सीवीसी है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी नहीं है, इनके लिए भी कोलिजियम है। हर एक इंस्टीट्यूशन का कोलिजियम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है उसी का कोलिजियम नहीं है। डायरेक्टर सीबीआई के लिए कोलिजियम है, जो कि डिपार्टमेंट है उसका, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, प्राइवेट वो इंडिपेंडेंट, उसके लिए कोलिजियम। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली क्रिटिकल है उसका कोई कोलिजियम नहीं। इस पे कोई भी फिर उंगली उठा दे कि किसी पे लगा दे कि जी ये बीजेपी का अपॉइंटी है, बीजेपी को फेवर कर रहा है, बहुत ज्यादती की बात होगी। कोई कह दे कांग्रेस का अपॉइंटी है, उसको फेवर कर रहा है, उससे बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शायद कांग्रेस पे बहुत ज़्यादा हार्श था, एक्स्ट्रा हार्श था, सिर्फ अंदर से अपने आप को ये साबित करने के लिए कि भाई मैं बहुत बड़ा फेयर हूँ। लेकिन ये तो इंसाफ के तो खिलाफ हो जाता ना। इसलिए हर इंस्टीट्यूशन को शक के दायरे से ऊपर होना चाहिए, और जहां इतने सारे इंस्टीट्यूशन पे जो लॉजिक अप्लाई करती है कोलिजियम की, इस पे भी करती है। मौजूदा हाल क्या है मनीष? क्योंकि आप ही के अखबार में हमने देखा, जिसमें ये भी ताज़ा जो विवाद ईवीएम को लेकर है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बार बार लॉ कमीशन से गुहार लगाई, लेकिन वीवीपैट के लिए उसे देखिए 2013 में इलेक्शन कमीशन, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया, 2013 में ये फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, किसी सरकार ने नहीं माना, कहा ये कि हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 2019 का जो इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें टाइम लगेगा वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो आप हमें टाइम दीजिए। केवल 3500 करोड़ का टोटल खर्चा है। कुरैशी साहब मुझे ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूँ। 3500 करोड़ भारत जैसे देश के लिए, जहाँ हमारे नेता 700-800 करोड़ साल में फॉरेन विजिट्स पे खर्चते हैं, 3500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी की सरकार, पिछली सरकार, मैंने इसलिए कहा ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई करना नहीं चाहता है। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता है, एक्शन क्यों नहीं लेता है। इलेक्शन कमीशन एक्शन ले ही नहीं सकता है। देखिए क्या मज़ेदार बात है, इलेक्शन कमीशन के पास एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की पावर है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ गड़बड़ करती है, अपना चंदा जैसे नहीं देती है, इलेक्शन रिजल्ट्स अपना अकाउंट्स नहीं डिपॉजिट करती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। 2004 में उस समय के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लिखा कि आप हमें ये पावर्स दीजिए कि हम क्रिमिनलाइजेशन और अगर मिसयूज ऑफ रिलीजन है, इसमें हम कैंडिडेट को अगर किसी का इलेक्शन हुआ है उसको काउंटरमांड करें। आज तक नहीं दिया। मैं कहता हूँ आप देखिए 2014 से पहले केंद्र में एक सरकार थी कांग्रेस। अब ये हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कांग्रेस ने नहीं किया है, तो उन्होंने नहीं किया तो जनता ने उनको सबक सिखाया, बाहर बिठा दिया 43 पे लाके। अब आपके पास मौका है, पिछले 3 साल से आप बैठे, आपने क्या किया? नहीं, हम तो आगे बढ़ी रहे। मैं तो कह ही रहा हूं पहले कि हम जो मान रहे हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंडिंग लाना, उस तरफ तो हमने कदम बढ़ा दिए। परफेक्ट नहीं है ये जो आपने
देख तो मैं बिल बताना पास कराया है लोकसभा से। उसके बारे में बताया मैंने। क्या बताया? कि कॉरपोरेट लेवल पे भी हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अगर आप सरप्टिश अगर किसी को रोकेंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने अगर कहा 28 लाख पारदर्शिता से लाना ज्यादा। चाहते हैं तो कॉर्पोरेट ने किसको चंदा दिया, इसका नाम गोपनीय नाम भी रखने नहीं की बताएंगे, आजादी क्यों दे गोपनीय दी? रखेंगे। नहीं, ये जो 7.5% की लिमिट की देखो, बात कर रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। जो विदेश की कंपनियां हैं कॉरपोरेट की, वो जो सरकार दिल्ली में होगी, इत्तेफाक से आजकल आपकी है, फिर कल को कोई और भी हो सकती है, वो एक कंपनी को ठेका देती है 10,000 करोड़ का या 50,000 करोड़ का किसी काम करने का। जो केंद्र में सरकार होगी वो फैसले को प्रभावित करेगी कि बगैर नाम बताए 250 करोड़ रुपए फला पार्टी को दे वो दीजिए। तो जीतने के अब बाद बताने भी की दे जरूरत नहीं सकते है। हैं। अगर इतना सिंपल जी, लॉजिक करप्शन जी, का अगर है तो नहीं, वो हम तो लोग जो चुनाव जीत जाएगा आयोग की- उसको देंगे। इलेक्शन देखिए, हम के चुनाव पहले आयोग की- जिताएंगे क्या? चुनाव लेकिन आयोग के अब अधिकारियों की अमृता बात जी, करते मैं हैं। सिंपल मैं लॉजिक इस करप्शन डिबेट का को नहीं हो सकता। इस डिबेट को आपका जो ओरिजिनल 2 टॉपिक पे लाना चाहूंगा कि जो जिसपे राज्यसभा में डिबेट हुई, ईवीएम और पारदर्शिता। एक तो अब मैंने जो डिबेट सुनी उसमें हर शख्स ने जिसने क्वेश्चन भी किया ईवीएम को, उसका एक सोल्यूशन भी बोला कि भाई वीवीपैट पे जो ऑलरेडी फैसला हो चुका है उसको लागू कर दो। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जवाब में ये कहा जाएगा कि हाँ जी 3300 करोड़ हम देते हैं, 2019 का इलेक्शन वीवीपैट से करेंगे, सब संतुष्ट हो जाते। 1 रुपए की कमिटमेंट नहीं हुई, ये बड़ी हैरानी की बात है। दूसरे पारदर्शिता की बात हुई, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का बयान राज्यसभा में सुन रहा था, उसमें मुझे उम्मीद की किरण लगी। हालांकि उससे पहले क्रिटिसिज्म में सुन चुका था कि भाई बॉन्ड जो है पहले तो 20,000 के ऊपर हर कॉर्पोरेट बताता था हमने कितना दिया, बॉन्ड करोड़ों की किसको दिए पता ही नहीं लगे। उन्होंने कहा कि बॉन्ड की स्कीम अभी बन रही है और उन्होंने इनवाइट किया सबको कि भाई अपने अपने सुझाव भेजो। तो ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है उस पारदर्शिता को बचाने के लिए, उसको जरूर यूज करें। जी, लेकिन एक और चुनाव सुधारों की प्रक्रिया में एक और मुद्दा उठा और वो कहा गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हो जाए तो कुछ हद तक इस मामले को, मतलब कुछ हद तक पारदर्शिता लाई जा सकती है या धन बल के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जा सकता है। त्रिपाठी जी, क्या ये कोई रास्ता है चुनाव सुधार का? देखिए, भारत विविधता का देश है, तमाम पार्टियां चुनी जाती। ये शुरुआत कैसे होती है? जब केंद्र सरकार ने सत्ता को अपने मातहत करने की कोशिश की, जनता के फैसले को टालने की कोशिश की, तब साइमल्टेनियस इलेक्शन से प्रॉब्लम आई। केरला की सरकार को गिराया कांग्रेस ने 1959 में, लेकिन उससे वरना पहले 5 साल की थी। उससे पहले तो साइमल्टेनियस इलेक्शन होते ही थे। होते ही थे। 67 में फिर आप देखिए, संवित सरकारों के आने के बाद, उनको गिराने के बाद ये स्थिति आई 77 में। तो सॉरी, ये जो साथ चुनाव कराने की बात है, ये अच्छी बात है, भारत जैसे देश के लिए जरूरी है। हमारी पार्टी ने अपने आरंभ में ही इसकी मांग की थी, शुरुआत होते ही मांग की थी, लेकिन उसको कैसे किया जाए इस पर एक आम सहमति बनाने की जरूरत। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन ठीक है? ठीक। तो फिर वो जो सीताराम येचुरी जी ने कहा था कि कुछ धारा 356 को हटा दिया जाए, तो फिर 56 है। हाँ। जो त्रिपाठी जी सब बीमारियों की जड़ है। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इस देश में 100 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 100 से ज़्यादा बार। और जिसकी दिल्ली में सरकार है, चाहे किसी की भी हो, वो अपने पद का दुरुपयोग करके राज्यों में अपनी मर्जी की सरकार बनवाना चाहते हैं, जिसके उदाहरण आज भी हैं और पहले तो हजारों हैं। इसलिए एक सरकार 5 साल काम पूरा नहीं करेगी, आप दल बदल कराएंगे, आप अपनी मर्जी का गवर्नर भेजेंगे और फिर वहाँ पे दल बदल करा करके फिर राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे, जो देश के हर राज्य में हो चुका है। इसलिए पहले आर्टिकल 356 खत्म कीजिए, जिसमें केंद्र के पास ये अधिकार ना हो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जो सतीश मिश्रा ने राज्यसभा में उठाया, मैंने उठाया, कि ये जो जिस पार्टी से चुनकर आता है, जिस प्लेटफॉर्म से चुनकर आता है, अगर वो दल बदल करता है चुनाव के बाद, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जानी चाहिए। अमृता जी, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की डिमांड है वो इसलिए नहीं है कि करप्शन या ब्लैक मनी इसको ये इसलिए कि गवर्नेंस का इशू है। अगर जो पार्टी इलेक्शन जीत के गवर्नेंस में है, अगर कंटिन्यूअस इलेक्शन मोड में रहेगी तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, दूसरा हर बार पॉलिटिकली अपीजमेंट वाला या जो उस तरह के स्कीम्स वगैरह आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए यह इशू
करप्शन और उससे रिलेटेड नहीं है, यह एक गुड गवर्नेंस का issue है। नहीं, लेकिन उसमें नहीं, ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात नहीं, ये जो प्रबंधन के मुद्दे बता रहे हैं, वो ये ठीक है कि हर समय इलेक्शन होता रहेगा तो प्रबंधन में दिक्कत आती है, लेकिन अगर ये डिमांड राजनीतिक दलों की तरफ से हो रहा है कि धारा 356 को खत्म कर दीजिए और इसके बाद एक साथ इलेक्शन करवाइए, क्या ये आपकी पार्टी सोच रही है? अगर हम एक्सट्रीम में जाएं और हर चीज को सड़क पे, अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सड़क पे जाना बंद कर दो, इस तरह के एक्सट्रीम से कुछ भी नहीं होता। वी हैव टू कंटिन्यूअसली गो फॉर रिफॉर्म्स। 356 कोई स्टेट गड़बड़ करता है और वहां की सरकार माइनॉरिटी में आके भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसको हटाएंगे कैसे? तो ऐसे एक एक्सट्रीम में अगर मिसयूज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने, कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि कोई लॉ में उसका गलत इस्तेमाल का वो प्रोविजन है, उसमें एक्सपेक्टेशन है, तो इसके कारण वो लॉ गलत नहीं है। गोपाल जी, आपके हम एनडीए में थे आपके साथ, आप भूल गए, हमें याद है नहीं, जब कल्याण सिंह जी को हटाया जा रहा था तो सारे के सारे विधायकों की हमने परेड कराई थी। बहुमत को अल्पमत में तब भी किया जाता था और अब भी किया जाता है। कानून है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, चुनाव के बाद उसके नेता को बुलाइए। अब भी बंद हो गया, पहले भी बंद था। तो कोई होप है कि देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र, आदर्श चुनाव कराए जा सके? कोई चुनाव सुधार? देखिए, जो आपने बुनियादी सवाल उठाया है वो एक आदर्श स्थिति है। खर्चा कम करने के लिए लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों। हाँ। ये कांग्रेस पार्टी 52, 57, 62 में लगातार हुकूमत में रही। एक एक्सेप्शन इन्होंने बताया, देश में पहली कम्युनिस्टों की सरकार बनी 1957 में नंबूद्रिपाद की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वो अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने गिरा दिया। अब या तो 5 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन रहे या चुनाव कराइए। तो साइमल्टेनियस चुनाव इस देश में असंभव है, यद्यपि ये एक आदर्श स्थिति है। गैर कांग्रेसी सरकारें बनी 1967 में, 6 महीने के अंदर केंद्र ने सबको गिरवा दिया। अब या तो 4 साल तक इंतजार कीजिए। जी, मैं लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोगों के क्या सवाल? अपने वक्तव्य में कहा कि यूपी विधानसभा में 20 ऐसे मंत्रियों ने शपथ लिया जिस पर क्रिमिनल चार्जेस थे। सर, आपने बिहार विधानसभा के समय आरजेडी से गठबंधन किया था और जीत भी हासिल की थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला साबित भी हुआ था। तो सर, क्या आपराधिक मामले और घोटालों में कि उनके दोषी जो हैं, जो नेता जिन पर दोष साबित हो जाता है, क्या उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो कि अभी सिर्फ 6 वर्ष ही है? अभी चुनाव आयोग की तरफ से एक एफिडेविट गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने राजनेताओं पर जो लंबित मुकदमे हैं उनको कम से कम अवधि में ला करके समाप्त करने की रिकमेंडेशन की है। नंबर 1, अपराधी हमारे हों या इनके हों, अपराधी अपराधी हैं। लेकिन इनकी पार्टी जो है, गोपाल जी की, जो हमारे पुराने मित्र हैं, ये इनकी पार्टी राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ है। प्रधानमंत्री की पहली स्पीच है। तो अब जब इतना बड़ा बहुमत मिला था, 328 शायद, तब जरूरत नहीं थी क्रिमिनल। और सुनो, रोबरी तक के मुकदमे हैं, जो रिपोर्ट है सरकारी, उसके मुताबिक डकैती का मुकदमा भी है। आपने ठीक कहा, हम हत्या का भी है। इसलिए चाहे आरजेडी हो, जेडी हो या बीजेपी हो, मेरी बात सुन रहे हैं आप? और इनकी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इनकी इसलिए है कि जो मॉरल पॉलिटिक्स का जो पेडिस्टल है, उसमें सबसे ऊंचाई पर यही लोग खड़े हुए हैं। तो स्वागत करते, कम से कम इन्होंने माना तो सही, प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कर रहे हैं तो। लेकिन ये जो 20 मिनिस्टर है यूपी में, इसका कैसे करें? आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब आपके ऊपर सवाल उठाया जाएगा तो आप उनको आईना दिखा देंगे। आप कहने का मतलब ये हुआ? नहीं, ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड, हाँ, हम अपनी पार्टी के बारे में कहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के कुछ कंपल्सन्स हैं जो इनको भी झेलने, हमें भी झेलने। लेकिन हाँ, अगर अकेले बहुमत हमारी पार्टी का किसी दिन हुआ, हम आपसे वायदा कर रहे हैं, एक भी अपराधी को न मंत्रिमंडल में रखेंगे न टिकट रखेंगे। चलिए, जनता याद रखेगी। मेरा सवाल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सर से है, कुरैशी सर से। ये राजनीतिक दल सूचना के अधिकार अधिनियम कानून के अंतर्गत क्यों नहीं आते? ये तो इन्हीं से पूछिए। ये तो कभी नहीं चाहेंगे। चुनाव आयोग इसके लिए क्यों नहीं कुछ करता? हम चाहते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, सूचना के अधिकार के तहत आने चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हो रही है और हम बीजेपी के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। आपने आरटीआई डाल दी कि अपनी मीटिंग का फैसला हमें दीजिए, वो तो नहीं दे सकते। मैं भी ये कहना चाहता हूँ इसमें कि हम लोगों ने भी यही कहा है कि जो उसके खर्चे
और वो उन प्रोसेसेस पे तो आरटीआई लग सकती है, हम एग्री करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स क्या हमारी वो है, उन चीजों पे कैसे कर सकते हैं? अरे आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ नियम बना दीजिए, तो वो तो वो कंसेंसस हम तो तैयार है, हम तो कह रहे हैं कि नहीं, आप तैयार नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के आप गलत कह रहे हैं। अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आरटीआई नहीं की जा सकती है, तो वैसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाइए और जो आरटीआई के दायरे में आ जाइए इंटरनल आप लोग। स्ट्रेटेजिक मीटिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, उन सब पे आरटीआई का मतलब नहीं है, बाकी चीजों पे तो एग्री करते ही हैं। जी, अगला कोई सवाल पूछना चाहता है? मेरा सवाल कुरैशी सर से है। सर, आपके अनुसार इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या होना चाहिए जो आज के दौर का? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल फाइनेंस जो है सबसे मेजर इशू है। बाकी तकरीबन सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह धन बल का प्रयोग हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। और उसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया हुआ है कि स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन की नहीं, क्योंकि उसको मॉनिटर करना मुश्किल है। और मेरा सुझाव ये है कि हर एक वोट के ऊपर अगर 100 रुपये ले लीजिए, फिर आपको किसी प्राइवेट कॉरपोरेट से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने हिसाब भी दिखाया था कि 55 करोड़ वोट पिछले इलेक्शन में पड़े। 100 रुपये के हिसाब से 5,500 करोड़ रुपए का चेक ले लीजिए, किसी से प्राइवेट से पैसा नहीं मांगेंगे, तो उससे ईमानदारी हो जाएगी। और ये यूरोप के काफ़ी देशों में ऑलरेडी ये चलता है, इसकी तरफ क्यों नहीं गौर किया जा रहा, मुझे हैरानी है। क्या सिर्फ एक छोटा सा जवाब है कि यूरोप में जो एथिकल और मॉरल वैल्यूज है वो इस लेवल पे है, हम लोगों की यहाँ पे एक मिनट मनीष, सुनिए ना, ये क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, वो आपसे 5500 करोड़ भी ले लेंगी और दूसरी जगह से चंदा भी ले लेंगी। अब देखिए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हुई, फंडिंग की बात हुई, एक बहुत बड़ा डिसीजन जिसकी अभी हमने चर्चा नहीं की है वो ये है कि अभी तक 2014 से पहले तक हम लोग, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से चंदा नहीं ले सकती है। इन पे केस हो चुका है। वो तो बंद सर है। सुन लीजिए ना, मैं सर सुनिए ना प्लीज, आपने बोला, आप बहुत जगह बोलते हैं, मुझे तो ये मौका मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने 2014 से पहले जब इन लोगों ने लिया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने, इन पे इलेक्शन कमीशन ने केस किया सर, और इन पे इनसे इनकी वो मांगी, ये लोग कोर्ट में गए। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आपने गलत किया है। पिछले बजट में जेटली जी ने क्या किया कि एक बजट में, आपको पता होगा सर, इन्होंने FCRA एक्ट चेंज किया जिसमें यह कहा गया कि आप ले सकते हैं। तो ये तो ऑनेस्टी हम लोग दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी दिखा रही है। क्यों, क्या जरूरत थी वो चेंज करने की? देखिए, फॉरेन कंपनी, हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय कंपनियों से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस पर सवाल है। आप तो जाके फॉरेन से भी ले रहे हैं। एक छोटी सी बात इसमें कह दूं, जो पिछली बार इलेक्शन का जो केस हुआ था, मैंने पूरा वो केस देखा था, हैंडल करा था, हम लोगों ने सबको पैसे वापस कर दिए। देखिए, आपने अच्छी बात है आपने वापस कर दिया। अगले सवाल की तरफ कोई और सवाल पूछना चाहता है? मेरा सवाल सर से है, जब 2009 में आडवाणी जी ने सवाल उठाए थे ईवीएम मशीन पर, तो कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, कांग्रेस ने कोई सवाल उस पर नहीं उठाया था। आज जब बीएसपी चुनाव हारी है तो बीएसपी ने सवाल उठाए, बाकी सब दल चुप हैं। नहीं, कोई चुप नहीं है। नहीं, बाकी सब दल समर्थन में है, लेकिन चुनाव आयोग रहे हैं। सर से मेरा सवाल ये है, क्यों इतनी आस्था ईवीएम मशीन पे दिखाई जा रही है, वो बदली क्यों नहीं जा सकती? आप उसे डिफेंड कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो सही है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं अभी भी डिफेंड करता हूँ कि वो इससे इतना अच्छा सिस्टम है ईवीएम का। जब से ये ईवीएम शुरू हुई है, इतने स्मूथ इलेक्शन हो गए, क्योंकि पहले तो हज़ारों तो इनवैलिड वोट होते थे और हर इनवैलिड वोट के ऊपर झगड़ा होता था, मार पिटाई और मर्डर तक होते थे। इनवैलिड वोट खत्म हो आप गए। ये तो मानते हैं कि आधे % की गड़बड़ी हो सकती है? नहीं, गड़बड़ नहीं, आप उसको नहीं, इससे डिस्टॉर्शन होती है, उसको नहीं समझिए। जिस आधे % की मैंने बात कही, उसमें कि किसी मशीन में कोई टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है, किसी की बैटरी कमज़ोर हो गई, या कुछ ह्यूमन फैक्टर भी होता है कि रोज़ हर इलेक्शन में पोल से एक पहले घंटे में एक मॉक पोल होता है, ट्रायल पोल, जिसको सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफाई करते हैं कि जी उस वक्त मशीन ठीक चल रही थी, मॉर्निंग में ठीक चल रही थी, और तो उसके बाद वो बटन उसको इरेज करके पोल शुरू करना चाहिए। कभी कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो बटन दबाना भूल गया तो वो मशीन की खराबी तो मान जाएंगी, क्योंकि उसके बाद सारे वोट ऐड हो जाएंगे, तो मशीन रिप्लेस होती है किसी वजह से। मशीन से अच्छी कोई, ईवीएम से अच्छी कोई तरीका नहीं है। मतलब कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में
ये जो मशीन इस्तेमाल हो रहा है इसको बदलने की जरूरत नहीं है, बाकी माइंडसेट बदलने की जरूरत है, प्रक्रिया में और दूसरे जो सुधार लाने की जरूरत है वो करने की जरूरत नहीं। जो अल्टीमेट एक सुधार जो सुप्रीम कोर्ट में एग्री हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट लाइए ताकि आपको एक पर्ची भी नजर आएगी। अगर झगड़ा होगा तो आप देख लेंगे उसमें से पर्चे कितने निकले। ये तो जब इस पे फैसला हुआ है 52,000 अनपढ़ आदमी होगा वो कैसे पढ़ेगा? अनपढ़ के लिए नहीं है वो मशीन, उससे पढ़ने के लिए उसको सिंबल तो दिखाई देती है, उसके ऊपर सिंबल आती है जिस पार्टी के लिए किया वो सिंबल उसको उसमें दिखाई दे और रही है। एक दूसरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में फिर से चुनाव होने वाले हैं, क्या वहां पर वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो सकेगा? या 2019 भी अब ज्यादा दिन नहीं है तब तक क्या पूरे देश में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो सकने की संभावना है? 20 लाख जनरल इलेक्शन के लिए 20 लाख मशीनें चाहिए, 52,000 अभी तक हैं, तो 52,000 मशीनें तो अभी भी इस्तेमाल हुई, 52,000 मशीनें तो इस्तेमाल हो सकती हैं और 5-7,000 10,000 और आ जाएंगी। लेकिन फौरन पैसा देके, क्योंकि बनाने में ज़रा टाइम लगेगा, ये 18 लाख 20 लाख मशीनें क्यों नहीं बनवाई जा रही, जिसकी वजह से सारे लोग सहमत हो गए थे कि मशीन ठीक है अगर वीवीपैट शुरू कर दो, और अगर आपको पसंद है कि पसंद या नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट से डंडा खा के पैसा देना पड़ेगा, उसका इंतजार करें, फिर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है, उनकी डायरेक्शन है कि पैसा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ऑलरेडी है, तो वो उसी की पालना क्यों नहीं हो रही जी? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि 3.5 साल हो गए और उसके बाद पैसा नहीं दिया जा रहा, और इलेक्शन कमीशन ने 10 खत लिखे और आखिरी खत प्रधानमंत्री जी को SOS यानी होता है सेव माय सोल के प्लीज बचाइए। सवाल इस बहस में ये है कि क्या सिर्फ वीवीपैट मशीन को ठीक करके ओवरऑल हमारे राजनीति को स्वच्छ किया जा सकता है, चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त किया जा सकता है, या बदलाव के कुछ और नई चीजें सोचने की जरूरत है जो राज्यसभा की बहस में सामने आई? रिफॉर्म का जिक्र किया था, उस पर कोई डिबेट नहीं हो पाई कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसकी तरफ आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वाकई बड़ी एक अजीब सी बात है कि जैसे मायावती जी ने अपने उसमें स्पीच में कहा कि 3rd लार्जेस्ट वोट शेयर लेने के बाद 0 सीट अगर आती है, इसका मतलब है कि इतने सारे जो 20% वोटर्स के जो विल है वो तो कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं हुई। तो पार्शियल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, जर्मनी जिसका हम बहुत अक्सर मिसाल देते हैं वहाँ पे है, उस तरफ गौर करने की अब बहुत टाइम आ गया कि वाकई 20% 25% वोट हो और सीट 0 हो। ये नेपाल में भी है, नेपाल जी, नेपाल में, श्रीलंका में है, जगह जगह डिस्कस कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन, जो एक आदमी अगर वो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कि एक आदमी के ऊपर उसमें जो जीतेगा तो राज्यों की अस्मिता की, राज्यों की जो उपराष्ट्रवाद की पार्टियां हैं, ये उन पर नकेल डालने के लिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं जब हर मोदी घर मोदी हो रहा है, और क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की है, उसमें उसी को रिफॉर्म करें तो प्रोपोर्शनेट करेंगे तो कैसे फिर होगा? और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, राज्यसभा में होते हैं किस तरह से होते हैं, हमने फेडरल डेमोक्रेसी के भी प्रॉब्लम जब इंदिरा गांधी अपने शिखर पर थी तब आप लोगों ने इसी में रिफॉर्म करें तो बेटर है। आपके हिसाब से चुनाव सुधार के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट कदम देखिए, ऐसा है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है, इन्हीं की पार्टी के उपाध्याय जी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के जो याचिका उन्होंने दी है उसमें इन्होंने ढेर सारे सुझाव दिए, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ये काम तो करना चाहिए हम लोगों को, जब हम नहीं करते हैं फिर कोर्ट करती है, जब कोर्ट करती है फिर हमें मिर्ची लगती है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं ये कोर्ट गलत इसमें पंगा ले रही है। इनके बहुत सारे सुझाव में पूरी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन एक तो चुनाव बिल्कुल पारदर्शी हो और इसमें सबको, रिपब्लिकन पार्टी से लेकर के बीजेपी तक सबकी पारदर्शिता। अब जैसे 2,000 रुपये वाला है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब उसमें भी जो चंदा सबसे ज़्यादा आया वो बीजेपी को आया, 20,000 वाले में भी 20,000 रुपया अगर आपको कोई देता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसमें भी नंबर 1 पे बीजेपी आई है। परसेंटेज ज़्यादा हमारा नहीं है, नहीं मैं ये टोटल उसमें से ये है नहीं देखिए फैक्ट तो सही करना ही पड़ेगा। नहीं उसमें को बुरा मत माने, कल को हमारी पार्टी है हमारा बैग छोड़ी ना, उसमें को आपको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं उन सारे। एक दूसरा ये एक इन्होंने कहा है, बहुत अच्छा सुझाव है जो हमारे नौजवान साथी बैठे हैं ये अप्रिशिएट करेंगे, वो है दबंगों की दबंगई। जितने भी पॉलिटिकल लोगों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिन पे भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के केस चल रहे हैं, आप 6 महीने में स्पेशल कोर्ट बना करके तय कीजिए और एक भी अपराधी को चुनाव लड़ने की आज़ादी ना हो।
चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंडर हो या फिर क्रिमिनल ऑफेंडर हो। नंबर 3, बिहार में अपराधियों, आपको पता है बिहार में अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाएगी। 55,000 लोगों को, जिसमें हमारी पार्टी जेडीयू का एक एमएलए भी शामिल था, उम्र कैद की सजा हुई। आप कीजिए, यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते हैं? जी तो और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ये पहले से चला रहा है, कोई इनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं बनारस एयरपोर्ट पर गया, वहां पे 50 हेलीकॉप्टर लगे हुए, 20 जो है वहां पे स्टेट एयरक्राफ्ट लगे हुए हैं। भाई ये भी बंद होना चाहिए। ये तो मतलब जो प्लेयर्स हैं उनका स्टेटस सबका एक जैसा नहीं है। कोई भी आदमी किसी पार्टी का कोई या तो सबको सरकार मुहैया कराए तो हमारे देश में, हमारे संविधान में जो सबको समान अधिकार है चुनाव लड़ने का और वोट देने का, नहीं, क्या वो पूरा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। इस प्रक्रिया के जरिए मीडिया पर, मीडिया का सुन लीजिए आप, मीडिया के वोट देने का पूरा हो पा रहा है, हाँ, चुनाव लड़ने का नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये चुनाव लड़ने का अधिकार सबको नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए क्या, मतलब संवैधानिक अधिकार लोगों को मिल सके उसके लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी नज़र में? उसके लिए समान सुविधाएं करनी पड़ेंगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई 50 हेलीकॉप्टर से कोई पार्टी कैंपेन कर रही है और किसी के पास हेलीकॉप्टर है ही नहीं है, तो कम से कम शुरुआत में राष्ट्रीय पार्टियां जो है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल जो है, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी, उनके बीच में सुविधाओं का उनकी शक्ति के अनुरूप बंटवारा होना चाहिए कि इतनी आप। तो वो स्टेट फंडिंग के थ्रू हो सकता है या कोई और जरिया होगा? ये इस पे संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़े तो वो भी होना चाहिए। चुनाव सुधारों की भी ये प्रक्रिया हो सकती है। मेरा एक और मानना है, जो बात मैंने राज्यसभा में कही, लोकतंत्र में जब आपका प्रतिनिधि ही वास्तविक अर्थों में जनप्रतिनिधि नहीं होगा, लोकतंत्र चलेगा कैसे? हमारी लोकसभा और विधानसभा को देखिए, कितने इसमें चुने हुए सदस्य हैं जो 50% से ज़्यादा वोट पाकर आते हैं। जितने वोट गिरे हैं उसमें से मैं कह रहा हूँ, जितने वोट पड़े हैं उनमें से, जिन्होंने नहीं दिया उसको नहीं मैं शामिल कर रहा हूँ, जो वोट पड़े हैं उसमें से 50% से ज़्यादा वोट पाकर जीतने वाले उम्मीदवार हैं। गिने चुने होंगे, अपवाद होंगे, वरना नहीं है। मेरा और पार्टियां तो कभी भी 50% वोट हासिल नहीं कर सकती। जी। मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि को वास्तविक अर्थों में जनप्रतिनिधि बनाइए। सबसे बड़ा सुधार ये है, जो 50% से ऊपर पाए वही लोकसभा और विधानसभाओं में चुनकर आए। उसके बाद पार्टी सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, स्थायित्व भी आ जाएगा और पारदर्शिता भी आएगी। बहुत अर्थों में सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता भी आएगी। एक आप सवाल पूछना चाहती हैं, जल्दी से अपनी सवाल पूछिए। मेरा सवाल कुरैशी सर से है। जैसे भी मैम ने कहा था कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, वो नज़र भी आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ईवीएम मशीन्स के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्या बैलेट पेपर के दोबारा आने से ये पॉसिबल हो सकता है कि लोगों को लगे कि हाँ बीजेपी ने कुछ ऐसा वैसा नहीं करा है, वो सच में जीती है यूपी में? क्योंकि काफ़ी लोगों के रिएक्शंस बहुत अजीब है, अच्छा बीजेपी में, यूपी में बीजेपी जीत गई, तो ऐसा आपको क्या लगता है, मतलब क्या होना चाहिए? ये तो आपको त्यागी जी ने शुरू में बताया था कि जब मशीन नहीं हुई थी उस वक्त पेपर बैलेट पे भी इसी किस्म की कहानियाँ होती थी कि साहब कहाँ रशिया से इंक आई है, वो गायब हो जाती है और ऑटोमेटिकली किसी और की सिंबल आ जाती है। तो अगर आप कहें कि उससे पहले बहुत अच्छा चुनाव हो रहा था तो ज़रूर ले आइए। चुनाव तो उसके बाद सुधरा ही है, न कि ख़राब हुआ है। और ईवीएम को 20 साल से चल रहा है, इतने इलेक्शन, एक वोट से हारने के बाद भी हारने वाला हाथ जोड़ के अपनी कुर्सी जीतने वाले को देता है, क्योंकि चुनाव प्रणाली पर उसको विश्वास यकीन है। इसलिए ईवीएम मतलब आने वाले दिनों में नहीं आने वाला वीवीपैट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि आखिरी डाउट अगर किसी को भी है वो भी खत्म हो जाएगा कि भाई उसका साथ साथ एक पेपर सबूत भी जीते पर्ची पे साथ साथ पैदा हो रहा है, झगड़ा होगा तो आप साथ साथ संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहती हूँ, चुनाव सुधार की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि जो अभी संशय है, शंकाएं हैं लोगों के मन में, वो दूर हो सके, उनके जैसी तमाम जनता जो है वो सबसे पहले जो ज़रूरत है कि जो 39 रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन ने दिए थे, जिसमें से मेजॉरिटी आज तक किसी सरकार ने मानी नहीं है, आंख बंद करके भाजपा का सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है। यूपीए के पास बहाना था कि हमारे कोalition है, पार्टनर्स नहीं मान रहे। एक पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट आई है और ये करते हैं कि इनके तो लोगों में ये जाना चाहिए कि कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। दूसरी बात उसमें सबसे बड़ा है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे को इलेक्शन काउंटर मांड करने का किसी की वो पावर होनी चाहिए। अगर हमें लगे कि उसमें फ्रॉड हुआ है तो वो पावर दीजिए आप।
तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप उनको रेगुलेट करने की पावर इलेक्शन कमीशन को दीजिए। और रेगुलेशन से मेरा मतलब यह है कि अगर आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी ने जो चंदा लिया है लोगों से गलत तरीके से लिया है या उस चंदे के रिकॉर्ड ठीक नहीं रखे हैं, इलेक्शन कमीशन को हक होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करिए। लेकिन मैं दोबारा आप सबको एक बार सचेत कर रहा हूँ, ये वार्निंग है हम सबके लिए। आप देखिएगा 2019 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। ठीक है, मेरा तो कहना है कि एक तो जो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्टोरल फंडिंग और ट्रांसपेरेंसी लाने की तरफ चल रहे हैं, हो सकता है बहुत चीज़ें और होनी है, हम खुद एक्सेप्ट करें, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को बैलेंस, डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर लेजिस्लेशन लॉ को बनाता है, तो ये इन बैलेंसेस को रखना चाहिए। कोई एक इंस्टीट्यूशन को लार्जर देन लाइफ का साइज किया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस चीज़ों को ले रहे। एक साइमल्टेनियस इलेक्शन मुझे लगता है कि गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी हम राइट डायरेक्शन। देखिए, अब मुद्दे बहुत उठे, सुझाव भी बहुत सारे आए। अब इन तमाम चीज़ों पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि जो हमने शुरुआत में कहा था कि न्याय हो ही नहीं, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए और जनता का भरोसा उसमें बना भी रहना चाहिए। तो लोकतंत्र में जनता का जब तक भरोसा बना रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा, और मजबूत रहेगा तो हमारी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर सुचारू रूप से चलती रहेंगी। दिखाने का ओनर्स जो है वो हमेशा जो सरकार है उस पे रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए।